नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं हूं कमल चाड़क। इस समय हम उधमपुर में हैं और मेरे साथ जो हैं फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट यूथ जो कांग्रेस है उनके जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं और जो है सीनियर लीडर हैं कांग्रेस से हमारे साथ। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। जैसे आपके उधमपुर में आजकल के जो डीडीसी के चुनाव चल रहे हैं उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किन मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी जो है सामने आएगी उधमपुर में? देखिए, जैसा कि डीडीसी के चुनाव जो उधमपुर की बात करें या हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में जो होने वाले हैं उसको लेके कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हम मुद्दा लेके पंचायतों में जा रहे हैं, जो हमारे उम्मीदवार इसमें उतरे हैं, हमारे पास मैं कहूँगा मुद्दा लेके नहीं, हमारे पास मुद्दा ये है कि पिछले जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है या फिर बात करें जम्मू कश्मीर में जब भाजपा और पीडीपी का गठबंधन की सरकार रही थी, तब से लेके अब तक हमारे जम्मू कश्मीर में, और मैं अपने उधमपुर की बात करूं, जैसा कि आपने उधमपुर के लिए पूछा, युवाओं को, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी नहीं मिली और जो नौकरियां थी वो भी उनसे छीन ली गई। बात करें महंगाई की, वो कहां से कहां चली गई। अभी आपने देखा, बात करें किसानों की, किसानों से उनका हक छीनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार का उसके द्वारा किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि हमने देखा, हम गांव-गांव जाके देख रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं और लोगों को एक मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ी रिजेंटमेंट है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जो आपको आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। सर, जैसे भारतीय जनता पार्टी की आपने बात की, तो भारतीय जनता पार्टी जो है उनके जो नेता है या पार्टी का जो इस समय विजन है, तो वो तो जो है राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। जो जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रत्याशी निकाले हैं, फार्मर जो है एमएलएज भी रह चुके हैं, वो लोग भी अभी डीडीसी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि जो फॉर्मर एमएलए भी रह चुके हैं उनको भी इन्होंने इस चुनाव में उतारा है। यहाँ से एक बात तो साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सत्ता की भूख है, सत्ता का लालच है, उनको कुर्सी चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। आपने पीछे देखा होगा, पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा मैं, हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसा देखने को मिला कि जो अन्य पार्टियों में लोग थे जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल मामले थे और भारतीय जनता पार्टी वाले अक्सर कहते थे कि ये जो इनकी छवि खराब है, इनको फंसाया जाएगा, लेकिन जब उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, वो दूर के दूल्हे हो गए। वही जैसे आपने कहा कि पूर्व विधायकों को भी यहाँ पे उतार रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हैं? ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आप देखिए ना, 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के जो भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं उनका नाम भी लूँगा, युद्धवीर सेठी, जो कि आए दिन उल्टे सीधे बयानबाजी करते रहते हैं, उन्होंने भी 3 दिन पहले एक बयान दिया जिसमें यह कहा कि जो लोग 4G की मांग कर रहे हैं उनका कंपैरिजन उन्होंने आतंकवादियों से किया कि वो टेररिस्ट से कम नहीं हो सकते। अब आप ही बताइए कि आपने देखा होगा, जब से पूरे जम्मू कश्मीर में 4G की मांग उठी है, चाहे हम जम्मू सूबे की बात करें या कश्मीर की, लेकिन हमने देखा कि जम्मू के युवाओं ने बड़ी ज़्यादा आवाज़ अपनी सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया, रोष प्रकट किया, सड़कों पे आए और सरकार से लगातार मांग करते रहे कि 4G हमें दिया जाए। क्योंकि एक तरफ सरकार ने स्कूल कॉलेज जो बंद पड़े हैं कोविड-19 की महामारी के चलते, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस आप ही बताइए कि 2G से नहीं चल पाती। और 4G की अगर मांग कर रहे हैं हमारे जम्मू प्रोविंस के लोग, तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि पढ़ाई की दिक्कत आ रही है, जहाँ फिर जो बेचारे ऑनलाइन पे सारा जिनका व्यापार है उनको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और युवाओं का यह भी कहना था, जिसको लेकर हमने भी मांग उठाई, हमने प्रोटेस्ट भी किया और सरकार से मांग की कि जम्मू कश्मीर में जो आपको ज़िले लगते हैं कि यहाँ पे कोई थ्रेट है, वहाँ पे आप नहीं चलाइए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरे जम्मू सूबे में पूरा पीसफुल चल रहा है, तो यहाँ पे 4G क्यों नहीं दिया जा रहा? और जम्मू सूबे के युवाओं को यह कहना कि जो 4G मांग कर रहे हैं वो टेररिस्ट से कम नहीं है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी वाले जो नेता हैं युद्धवीर सेठी जी ने हमारे जम्मू के नौजवान पढ़े लिखे लोग, लड़के जो 4G की मांग कर रहे हैं, उनको उन्होंने आतंकवादियों के साथ कंपेयर किया और बात कर रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों के बाद पता चलेगा, राष्ट्रवाद की बात करें या मोदी जी के नाम पे आए, अब जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है। इन डीडीसी चुनावों में इनको मुंह तोड़ जवाब जनता देगी।
अब युवाओं की जैसे आपने बात की तो एक फ़ौजी तो मुद्दा है ही, लेकिन साथ में अगर बेरोज़गारी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक ऐसा तबका है जिसको आप कह सकते हैं इंजीनियर्स लाइन भी है, उनकी काफ़ी देर हो गई 2014 के बाद जो है लगभग कोई भी ऐसी वैकेंसी स्टेट या यूटी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक सामने नहीं आई। क्या वो युवा जो है ना प्राइवेट सेक्टर में उनके लिए कोई स्कोप है, ना ऐसा कोई सरकार कोई प्रावधान करती है कि जो उनके लिए कोई रोज़गार पैदा करे? तो क्या वो लड़के जो हैं आए दिन सुर्खियों में वो भी अपनी डिमांड प्रोटेस्ट के थ्रू रखना चाहते हैं? आप भी एक युवा हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार को इसमें क्या जल्द से जल्द इनिशिएटिव लेना चाहिए या कहाँ पर चूक हो रही है? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, इससे सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं भी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में 2010, 11, 12 में कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट रहा हूं और मैं युवाओं की भली भांति मैं उनका दुख दर्द समझ सकता हूं। जो इस समय पूरे हिंदुस्तान में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में जो युवा बेरोज़गार हो चुके हैं, जिसमें आपने कहा कि जो इंजीनियरिंग करके लोग आए हैं, लड़के आए हैं, आपने उनकी बात की, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन इसी के साथ मिलता एक और आपने देखा होगा 2 महीने पहले, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ पे जो हमारे एलजी हैं वो अधीन आते हैं केंद्र सरकार के। एलजी द्वारा एक फ़ैसला लिया गया कि जो पढ़े लिखे इंजीनियर यहाँ पे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, 2002 में जब पीडीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी थी तो गठबंधन सरकार ने ये फ़ैसला लिया था कि जो पढ़े लिखे इंजीनियर यहाँ पे आए हैं उनको जब तक जॉब सरकारी नौकरी नहीं मिलती, उन्होंने एक पॉलिसी तैयार की, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया कि जो भी सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें उन पढ़े लिखे इंजीनियरों को 30% कोटा फिक्स किया गया कि उनको वो काम मिलेंगे और उसमें कोई कमीशन भी नहीं देनी पड़ेगी उनको। तो वो पिछले मैं कहूँगा 18 साल से जो बेचारे इंजीनियरों ने जो कार्ड बनाए और एक जब तक कईयों को नौकरी नहीं मिली, वो बेचारे मैं कहूँगा कि एक तरीके से ठेकेदारी करके उनका अपना गुजारा चलना शुरू हुआ। उन्होंने जब देखा और इसी के चलते उन्होंने कईयों ने शादियाँ भी की, कईयों ने लोन लेके अपने ठेकेदारी लाइन में मशीनरी भी खरीद ली। लेकिन एकाएक इस सरकार ने यह फैसला किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप था जो वो बंद कर दिया गया और वो बंद करने के फैसले से जो 15,000 इंजीनियर था हमारे जम्मू कश्मीर में, वो कार रद्द होने की वजह से पिछले 2 महीने से वह इंजीनियर सड़कों पे हैं। आप बताइए, जो जिन्होंने लाखों रुपए लोन लेके अपना, किसी ने जेसीबी खरीदी है क्योंकि उनको पता था कि हमारे कार्ड बन चुके हैं, हमारी यही लाइन है, क्योंकि नौकरी तो सरकार दे नहीं रही। तो आप बताइए कि आप कह रहे हो कि पढ़े लिखे इंजीनियरों को नौकरी देना तो दूर की बात है, जो पुरानी सरकारों ने उनके लिए कोई एक पॉलिसी तैयार की थी, इस सरकार ने तो वो भी उनसे छीन ली। और सीधा साधा इनका घुमा फिरा के कहने से मैं सीधा ये कहूँ कि इस सरकार ने इंजीनियरों की बात करें या पढ़े लिखे जो और किसी फील्ड के लोग हैं, उनको युवाओं के साथ इन्होंने बद्दा मजाक किया है। चाहे आप आज देखिए, आप पीएचई की बात कीजिए, आप बिजली विभाग की, मैं उसी में आऊँगा। पीएचई की बात करें तो पिछले दिन हमने जो है कई जगहों पे प्रोटेस्ट भी कवर किए। जो डेली वेजेस जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट लगातार पिछले मेरे ख्याल से 45-46 दिन लगातार उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जाके इनकी कोई मीटिंग हुई। अब उस पर भी आपकी राय में जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि इन जो ये पिछले काफ़ी समय से डेली वेजेस हैं, इनकी मांग जायज़ है और क्या इनकी डिमांड्स को जल्द से जल्द, क्योंकि आज 200 रुपये प्रतिदिन जो लेता है आदमी, उसका गुजारा कहाँ से होगा? देखिए, जो जैसे आपने पीएचई डेली वेजेस की बात करें, कैजुअल लेबर की बात करें, इनकी जो डिमांड है मैं कहूँगा बिल्कुल सही डिमांड है। और इनकी डिमांड या इनके धरने प्रदर्शन में हमने अपनी पार्टी की तरफ से और मैंने खुद हमेशा इनके साथ हम खड़े रहे। हमने भी प्रोटेस्ट भी किए और सरकार के आगे मांगे रखी कि सरकार के पास अगर और खर्चा करने के लिए पैसे हैं, लेकिन ये जो गरीब लोग मैं कहूँगा डेली वेजर जो बेचारे हमें पानी, साफ पानी मुहैया करवा रहे हैं, और उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड ये है कि जो उनको 5,500 रुपया प्रति माह दिया जाता है। आप ही बताइए, मुझे लगता है कोई मजदूरी करने सुबह मजदूर जाएगा वो भी 500 रुपया दिहाड़ी लेता है, यानी कि अगर 30 दिन काम करेगा उसको 15,000 रुपया मिलेगा और 5,500 रुपया महीना पे वो काम कर रहे हैं। और सरकार से 2 महीने से बेचारे लगातार पिछले 2 महीने से वो हड़ताल पे बैठे हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा उनको आश्वासन देने नहीं आया। हाँ, जम्मू में मैंने देखा जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं और उनके साथ जो पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के, वो उनको झूठा आश्वासन देने जरूर आए थे और वहाँ भी उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा। क्योंकि मैं बता दूं, जैसे कि
5,500 रुपया महीना उनको, हम तो यही मांग कर रहे हैं, वो भी यही मांग कर रहे हैं कि उनके लिए सरकार कोई एक रेगुलराइज करने के लिए पॉलिसी बनाए। और जो 5,500 रुपया महीना उनको मिल रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनमें से पिछले 2-2 सालों से उनको वो भी नहीं मिला है। आप ही बताइए, जिनको 2 साल से बिना तनख्वाह के जो काम कर रहे हैं, वो जिनके बच्चे हैं, स्कूल जाना, घर का राशन, कितनी देर तक कोई दुकानदार उधार देगा उनको, कब तक? और कई ऐसे लोग हैं जो हमसे मिले कि स्कूल वालों ने उनको बच्चे निकालने की धमकी तक दी है। सर, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि ये जो लगाए गए थे जितने भी मुलाजिम, ये उन सरकारों की भी गलती है जिन्होंने कोई भी ऐसी जो बेसिस नहीं रखे इनके कि आने वाले समय में इनको परमानेंट किया जाएगा या कुछ ऐसा? क्योंकि ये एक ही पार्टी जिम्मेवार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, इसमें कांग्रेस की बात करें, PDP की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई भी है, जितनी भी स्ट्रीमलाइन पॉलिटिक्स पार्टी हैं, क्या इन्होंने उनके साथ धोखा नहीं किया? आपको क्या लगता है? देखिए, पूर्व सरकारों का धोखा मैं तब मानता कि इन्होंने मांग की कि हमें लगाया जाए और उन्होंने नहीं लगाया। पूर्व सरकारों ने तो इनको एक रोज़गार देने की कोशिश की और तब की थी, जब मुझे लगता है कि तब ये बिल्कुल कुछ नहीं करते थे। उन्होंने कहा चलो कुछ ना कुछ आपको देंगे और एक पॉलिसी बनाएंगे कि आपको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन चलो हम मानते हैं कि जो भी सरकारें रही हों, किसी कारणवश पॉलिसी बनाने की कोशिशें भी हुई। मैं कांग्रेस की बात करूंगा, जब कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी PDP के साथ, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार थी, और कई दफ़ा ऐसा हुआ, पूरी मतलब कि उन्होंने तैयारी बन चुकी थी कि इनको रेगुलराइज करना है। लेकिन फिर जब कुछ ऐसे हालात बने कि नहीं कर पाए। लेकिन मैं कहूँगा कि सरकारें किसी की भी रही हो, गलती सरकार की है, जिसकी भी सरकारें रही हो, इनको परमानेंट करना चाहिए था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें, यह दोष देते हैं, ये कहते हैं कि जिन सरकारों ने इनको लगाया था उन्होंने लगाने का ही गलत काम किया है। तो ये तो मुझे लगता है कि उल्टा दोष दे रहे हैं कि अगर किसी सरकार ने उनको रोज़गार देने की कोशिश की है तो वो गलत काम हो गया। लेकिन अब इनका ड्यूटी इनकी बनती थी, क्योंकि केंद्र में इनकी मेजॉरिटी में सरकार है। अब केंद्र में जो सरकार है, मैं बात करूंगा, उनके पास हम बोलेंगे कि 5-5 हज़ार करोड़, 3,500 करोड़ स्टैचू बनाने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए पैसा है, तो क्या इनको परमानेंट करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है? हाँ, हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज भी कांग्रेस और PDP की, या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जहाँ किसी और की सरकार होती, हम कहते हैं कि ये ठीकरा जो है सरकार पे फोड़ा जाता था। लेकिन केंद्र में NDA की सरकार है और मेजॉरिटी में सरकार है, और यहाँ पे जो LG हैं ये अधीन आते हैं केंद्र सरकार के, और इससे पहले PDP और भाजपा की सरकार भी रही, तो क्यों नहीं इन्होंने पॉलिसी बनाई? इनका यही मतलब हो गया, जब ये सत्ता में आए थे इन्होंने कहा था कि जो पुरानी सरकारों ने नहीं किया है हम वह करेंगे। रोज़गार की बात की थी, महंगाई कम करने की बात की थी, लेकिन जब वे विफल हुए, अब इनसे पूछा जाए कि आप इनको परमानेंट क्यों नहीं कर रहे, तो इनके पास जवाब होता है कि 1971 में क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया। तो कहने का मतलब है कि दूसरों को कोसने की बजाय इस सरकार को चाहिए कि गरीब लोगों के लिए और जो डेली बेजर बेचारे चला रहे हैं उनके लिए कोई पॉलिसी बनाए और इनको रेगुलराइज करे। इसी में मुझे एक और सवाल याद आ गया। एक हमारे गवर्नर साहब रह चुके हैं, उन्होंने 50,000 जॉब का वादा किया था जम्मू कश्मीर में। उसके बाद दूसरे आए, उन्होंने 1 लाख का वादा किया कि हम 1 लाख प्रोवाइड करेंगे, हो गया 1.5 लाख। अब जो नए आए हैं ये तो कहते हैं हम इससे भी ज़्यादा करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कहना चाहेगी इस पर? देखिए, जैसे कि आपने 50,000 जॉब्स की बात की, अब लाख 1.5 लाख तो बड़ी दूर की बातें हैं ये, क्योंकि ये सरकारें जो कहती हैं, जो पहले अब हमारे गवर्नर साहब ने कहा, क्योंकि जैसा कि मैंने हर बार मैं कह रहा हूँ आपको कि गवर्नर अधीन आते हैं केंद्र सरकार के, और ये झूठ बोलना तो इन्होंने सीखा तो केंद्र सरकार से ही है ना, क्योंकि जो केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के नहीं हैं। मेरे भी प्रधानमंत्री, आपके भी हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो झूठ बोलना तो ये उन्हीं से सीखेंगे ना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़। आपको लगता है प्रधानमंत्री जो हमारे हैं झूठ बोलते हैं? देखिए, आप एक काम कीजिए, आप पढ़े लिखे नौजवानों से पूछिए और आप पिछले 6 साल पीछे आप वीडियो निकालिए, सोशल मीडिया पे निकालिए। अगर मैं झूठा होऊंगा तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। प्रधानमंत्री ने सच क्या बोला मुझे बताइए? उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोज़गार दूंगा। आपको याद होगा, मेरे पास वीडियो पड़े, आप यूट्यूब में देखिए। 2 करोड़ एक साल में रोज़गार की बात की थी, और मुझे लगता है कि 20 लाख भी एक साल में रोज़गार नहीं दे पाए। तो ये झूठे नहीं तो क्या हैं? और उन्हीं के अधीन जो वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा गवर्नर जम्मू कश्मीर में भेजना है, तो वो बेचारा उन्हीं को कॉपी करेगा ना। तो झूठ तो बोलेंगे ही, अगर वो सच बोलेंगे नौकरी कहाँ से देंगे? ये पूरी इनकी फिक्सिंग होती है कि हाँ भैया मैंने 2 करोड़ बोला, आप 2 लाख बोल दो, जब देने की बारी आई तो 2,000 ही देंगे। तो वैसा ही हो रहा है। अब सर उधमपुर की बात करेंगे तो जैसे देविका प्रोजेक्ट चल रहा है,
तो आपके हिसाब से क्या लगता है, प्रोजेक्ट में जो कार्य किया जा रहा है आपके हिसाब से ठीक कार्य हो रहा है या क्या कुछ कहेंगे? देखिए, देविका प्रोजेक्ट में मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी केंद्र सरकार में, तब भी देविका प्रोजेक्ट के लिए पैसा आया था। चूंकि वहाँ पे हमारी मेजॉरिटी में सरकार नहीं थी केंद्र में, फिर भी यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद थे हमारे कांग्रेस के, उन्होंने कोशिश की और यहाँ पे पैसा भी लाया। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी पैसा लाया गया, लेकिन अब मेजॉरिटी में सरकार है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की। देविका प्रोजेक्ट के लिए पैसा आया, 2-3 साल हो गए, पैसा तो आया, लेकिन वो पैसा कहाँ यूटिलाइज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। देविका प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा है, मैं आपको बता दूं, वो था कि नैनसू से शुरू होती है, नैनसू से लेके हमारा आप गंगेड़े हिल तक चले जाओ, वहाँ पे पूरा हमारे जो देविका जाति है, वहाँ पे सबसे पहले था कि जहाँ पे जो एनक्रोच किया हुआ लोगों ने देविका को, उसको हटाना और इनका सौंदर्यीकरण करना, जो इन्होंने दिखाया था उसके तहत पैसा आया था। लेकिन वो देविका प्रोजेक्ट का पैसा इन्होंने, जो आपने देखा होगा कि अभी पाइपलाइन डल रही है पूरे शहर में, वो इन्होंने देविका प्रोजेक्ट का पैसा वहाँ पे शिफ्ट किया कि ये देविका प्रोजेक्ट के अंडर ही है। अब हम मानते हैं कि हमारा उधमपुर देविका नगरी से जाना जाता है, लेकिन जो प्रॉपर हमारी देविका मैया के लिए पैसा आया था, हम ये चाहते थे कि वो पैसा पूरा यूटिलाइज वहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन वो ना करके इन्होंने सिर्फ, मुझे लगता है देविका का कुछ एरिया इन्होंने, जैसे कि वहाँ पे मंदिर बनाएंगे, टाइल लगाएंगे, जो हमारा शमशान घाट है उसको मेरे ख्याल से 2 करोड़ रुपया वहाँ के लिए रखा है। मतलब कि मैं ये कहूँ कि जो 100 कुछ करोड़ देविका प्रोजेक्ट के लिए आया था, देविका के लिए, वो इन्होंने पूरे सिटी, हमारे जो टाउन है वहाँ के लिए लगा दिया कि ये यहाँ पे जो सीवरेज की पाइपलाइन डलेगी वो भी देविका प्रोजेक्ट का पैसा यहाँ के लिए है। कुल मिला के मैं कहूँ कि आज आके इन्होंने देविका प्रोजेक्ट के नाम पे जो पैसा लाया था उसका सही यूटिलाइज नहीं हो रहा है। अब बात करें अगर, जैसे कि एक मुद्दा जो कल शाम को मैं ऐसे स्ट्रीट पे कहीं पे बैठे हुए थे हम, तो जो एक वो होता है ना, एक चौराहे पे बैठ के बातचीत हो रही थी, तो वहाँ पे लोगों का ये उधमपुर के जो लीडर हैं जितने भी, आपकी कांग्रेस की बात करें, फिर पैंथर पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें, तो उनका ये कहना है कि यहाँ से जो है जम्मू के लिए इस समय किराया जो है बस का 90 से 100 रुपये के आसपास लिया जा रहा है, और साथ में छोटी गाड़ी में जाओगे तो उससे ज़्यादा ही होगा। लेकिन जो ट्रेनें चलती थी जम्मू से उधमपुर या कटरा के बीच में, तो जो बच्चे जाते थे या कोई भी जाता है, 15 रुपये के आसपास किराया था जम्मू के लिए, अब उनको है उससे ट्रिपल से ज़्यादा ही देना पड़ रहा है। तो क्या आपका लोकल लीडर्स होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता था कि इसको आप जो है आगे डिस्कस करें, कंसर्न जो गवर्नमेंट है या जिसके साथ, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि लोकल ट्रेन पे जो यहाँ से लोग जाते थे, चाहे हम छात्रों की बात करें या कोई भी, जरूरी नहीं है कि गरीब लोग, मध्यवर्गीय लोग, हर आदमी यहाँ से प्रेफर करता था कि DMU पे जाए। 15 रुपये किराया होता था। लेकिन अभी तो कोविड-19 के बाद सारी जो ट्रेनें बंद थी, फिर उन्होंने शुरू भी की, लेकिन ये तो केंद्र सरकार ने देखना है ना, जहाँ पे उनको फ़ायदा है उन्होंने वो शुरू कर दिया सब कुछ। लेकिन ट्रेनें शुरू करने के बाद फिर से बंद कर दी। और हमारे यहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, हमारी माता वैष्णो देवी, आप देखिए यहाँ पर सारे, मैं कहूँगा कि टूरिस्ट स्पॉट, जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, जहाँ हमारे तीर्थ स्थल हैं, वो खोल दिए गए हैं। हमारे वैष्णो देवी जो कटरा हमारे पवित्र स्थल है, यहाँ पे पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, वहाँ के लिए इन्होंने अभी ट्रेनें बंद रखी हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि पूरे अगर देश में सब कुछ खोल दिया गया तो यहाँ पर ट्रेनें बंद क्यों? अगर ट्रेनें खुलेंगी तो जैसे आपने कहा कि वो तो लोग प्रेफर करेंगे ट्रेन पर जाना, लेकिन जो आपने 15 रुपये किराए की बात करी, किसी लीडर ने यहाँ पे आवाज़ नहीं उठाई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 3 साल पहले यहाँ पे जो लोकल DMU चलती थी उधमपुर से जम्मू के लिए और जम्मू से उधमपुर, वहाँ पे क्या होता था कि लोकल जो ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स हो, जो बेचारे सरकारी मुलाजिम जिनको सुबह जम्मू पहुँचना पड़ता था, वो सुबह उन्होंने रोज़ किराया देते थे, जहाँ फिर कई लोगों ने पास बनाए थे, मंथली पास, कि हमें पास दिखाना और आना जाना है। लेकिन इन्होंने इस सरकार जब यहाँ पे भाजपा की बनी या फिर यहाँ पे जो गवर्नर आए, लेकिन गवर्नर आने से पहले जब PDP और भाजपा की सरकार थी, हमारे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, इन्होंने एक तोहफ़ा ये दिया कि यहाँ की DMU बंद कर दी। और मैंने वहाँ पे अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमने वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जाके धरना दिया था। हमारे पास आज भी वो न्यूज़पेपर की कटिंग पड़ी हुई हैं। हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया था और हमने यहाँ से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमने वहाँ पर ट्रेन रोकनी है, कि जब तक DMU शुरू नहीं की जाएगी तो हम ट्रेन आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन हम वहाँ पे पहुँचे तो
काफ़ी वहाँ पे पुलिस लगा दी गई थी, हमें वहाँ पे नहीं जाने दिया गया और हमने वहाँ पे धरना दिया था और हमने मांग रखी थी कि डीएमयू शुरू की जाए और उसके हफ्ते के अंदर अंदर डीएमयू शुरू हो गई। लोग जो कह रहे हैं कि क्या आप जो है हमारे लीडर हमारी ये आवाज़ आगे रखेंगे कि जो हमारा जो ट्रेन का चलना था वो शुरू करेंगे जल्द से जल्द? देखिए बिल्कुल, जैसे कि मैं वही बता रहा था कि तब भी हमने आवाज़ उठाई थी और आज भी मैं ये बता दूं कि अभी तो ट्रेन उन्होंने बंद रखी हैं। क्यों रखी हैं? सब कुछ खुला तो क्यों नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर विद इन डेज़ यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में ट्रेनों की आवाजाही शुरू नहीं की तो उसको लेकर के हम आवाज़ उठाएंगे। शारदा माता की बात करें तो लोग ये भी कहते हैं कि जैसे जम्मू में बावे वाली माता के जो है शुरू से बहुत ही अच्छे दृश्य दिखने को मिलते हैं और बाज़ार जो है अच्छे तरीके से लाइटें हैं या कुछ भी है, उसी तरीके से हमारे शारदा माता का जो मंदिर है उसकी नीचे से रोड से जो है ऊपर तक जो है अच्छे से इसकी डेकोरेशन या कहीं तो जो रास्ते हैं वो बनने चाहिए थे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैं कहूँगा शारदा माता मंदिर की बात करें या जितने भी हमारे यहाँ पे तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे लोग जाते हैं उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, चाहे वो मंदिर की बात हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, कुछ भी हो। जहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी है वहाँ पे चाहे सरकारें किसी की भी हों, वहाँ पे हर सरकार का ये दायित्व बनता है कि उन जगह उन स्थलों की डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि लोग वहाँ पे देखें। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकारें चूक जाती हैं, ऐसे स्थलों की तरफ ध्यान नहीं जाता। जैसे आपने शारदा माता मंदिर की बात की, मैं बता दूं वहाँ पे जो भी स्टेप्स बने हैं, जब बीच में जो लाइटें लगी हैं, वो जहाँ पे जो हमारे श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं वो अपने हाथों से और अपनी जेब से पैसा खर्च करके वहाँ पे जो भी हुआ है वह करते हैं। सरकार व प्रशासन की तरफ से वहाँ कुछ नहीं किया गया है और मैं जैसे आपने कहा कि हम तो यही मांग करते हैं कि सरकारों का, कोई भी सरकार हो, ऐसे स्थलों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने अभी एक क्लिप दिखाया कि आपकी यहाँ उधमपुर की लाइटें किस प्रकार से रात को जगमग जगमग जलती हैं, तो मतलब कि ये क्या हर एक गली में हर एक जगह पे सड़कें मैंने देखी, पूरे खड्डे खड्डे जगह जगह पे हैं, पानी भरा है पूरा, मतलब कि इतनी अच्छी डेवलपमेंट 4G, एक तो मुबारक है आपको 4G मिला है उस तरीके से, मतलब क्या इसको उधमपुर को हम तो मतलब क्या आप क्या कहेंगे? आपने विजुअल्स भी दिखाए मैंने आपको, क्या कहेंगे कितनी डेवलपमेंट उधमपुर की हो रही है? देखिए, मैं ये बता दूं कि उधमपुर की डेवलपमेंट की बात अगर करनी हो तो पिछले 30 साल से यहाँ पे हमारे कांग्रेस का विधायक नहीं है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे भाजपा के विधायक रहे, पैंथर्स पार्टी के विधायक रहे, लेकिन भाजपा का कांग्रेस का हमें विधायक पिछले 30 सालों से नहीं मिला है। लेकिन चलो, अभी जो पिछले दिनों आपने देखा कि 2 साल पहले जो निकाय चुनाव हुए, यहाँ पे म्यूनसिपलिटी इलेक्शन हुए, वहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्टेड लोग आए, हर वार्ड से काउंसलर चुन के आए और मुझे कहने में संकोच नहीं होगा और हम देख रहे हैं यहाँ पे 21 के 21 वार्डों में जो भी इलेक्टेड काउंसलर आए हैं जीत के, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने वार्ड के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन काम तभी होगा जब उनको फंड्स आएंगे। जितना काम है वार्डों में उतना पैसा सरकार नहीं दे रही, तो काम कहाँ से होगा? सर, अब क्योंकि वहाँ पे लाइट जैसे मैंने देखी फिट है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, उसमें टेक्निकल टीम की ज़रूरत है कि टेक्निकल टीम आके उसको देखे और जो है उसका जो भी फॉल्ट है उसको क्लियर करे। ये सब मैं उसी में आ रहा था, मैं थोड़ा ब्रीफ कर रहा था आपको। जैसा कि आपने मुझे बताया कि यहाँ चौक पे एक हाई मास्ट लाइट लगी है, वो बंद पड़ी है, आपने दिखाया। लेकिन देखिए, मैं बता दूँ कि आपने कल ये वीडियो बनाया था, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कई बार क्या होता है कि जो स्ट्रीट लाइट्स ऑन करते हैं बिजली डिपार्टमेंट वाले किसी कारणवश नहीं की हो, लेकिन जो भी कारण रहा हो, अंधेरा तो था और इसके लिए अगर मैं कहूँगा जिम्मेवारी किसी की बनती है। कहीं ना कहीं जो हमारा म्यूनसिपलिटी का डिपार्टमेंट है उनकी भी लापरवाही है, क्योंकि उनको चेक करना चाहिए कि रात को, उनकी तो यही ड्यूटी है ना बिजली विभाग की, कि रात को 6 बजे के बाद चेक करें कौन सी लाइट बंद है, और अगर बड़े दिन से बंद है ये भी तो उनकी ड्यूटी बनती है। हाँ, कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि मेरी वाइफ भी काउंसलर हैं वार्ड से, काउंसलर की ड्यूटी भी बनती है, लेकिन कई दफ़ा हमने देखा कि लाइट बंद रहती है और काउंसलर शिकायतें करते हैं कि वहाँ पे लाइट ठीक करने के लिए भेजिए, और वहाँ पे अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो वो मैं कहूँगा सीधे सीधी डिपार्टमेंट की आती है। डिपार्टमेंट जो है आजकल करके जिसका कोई ना कोई अगर सफ़र उसमें कर रहा है वो आम जनता कर रही है। जैसे कि आपने कल देखा मेन चौक पे अंधेरा पड़ा हुआ है, तो वहाँ से, और ये हमारा उधमपुर में एक किसी ने पत्नीटॉप या श्रीनगर की तरफ जाना हो तो उधमपुर से होते हुए जाता है, तो लोगों में क्या मैसेज आएगा, ये उधमपुर शहर है कि गांव है। और इसके लिए जैसा कि आपने कहा कि लाइटों की बात भी हो, जब मैं डेवलपमेंट की बात करूं, जितने भी यहाँ पे नुमाइंदे रहे हों,
डेवलपमेंट जितनी भी उन्होंने करवाई, लेकिन जो उधमपुर की तरक्की होनी चाहिए थी वो आज तक नहीं हो पाई। वही तो सर, जैसे बस स्टैंड है आपका, वहाँ पे भी मैंने देखा कीचड़ी कीचड़ है पूरा। नहीं तो एक उधमपुर शहर जो है बहुत ही अच्छा शहर है, जहाँ पे बहुत सारे जो है लोग आए दिन कोई न कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिसको मतलब देख के अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने देखा कि वो सब चीज़ें होनी ज़रूरी थी। तो आपसे मैं एक सवाल जो पूछना चाहूँगा, पता नहीं आप उसको कैसे लेंगे, कि उधमपुर में या तो पैंथर पार्टी जीतती है, कभी भाजपा जीतती है, या कभी जो है टकराव चलता रहता है, तो कांग्रेस की अभी तक यहाँ से सीट क्यों नहीं निकली? देखिए, मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस की सीट क्यों नहीं निकली, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि इसमें मैं अपने लोगों को मैं बोलूँ कि लोगों को समझ नहीं है, ये तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन है, ये लोगों ने तय करना है। कांग्रेस वाले जब भी इलेक्शन के लिए आए तो हमने कांग्रेस वालों ने एक इलेक्शन में कैंपेन जब भी की हो, क्योंकि पिछले जो भी एमएलए के इलेक्शन हुए मैं भी साथ था, और कांग्रेस का एक यहाँ पे उधमपुर की बात करूँ सीधा साधा था कि हम लोगों को बताते थे कि हमने ये करना है। हमने ये सोचा था कि जैसे रोड होगी हम बोलेंगे यहाँ कच्ची रोड है, हम इसको ब्लैक टॉप करेंगे, लेकिन जो बाकी नुमाइंदे आए उन्होंने कहा कि ये 4 लेन होगा, यहाँ फ्लाईओवर बनेंगे, ये मेट्रो सिटी बनेगी, यहाँ वो दिखाया जो लोगों को पसंद था। और प्रैक्टिकली जब लोगों ने देखा कि वो नहीं कर पाए, फिर लोगों ने चेंज किया, किसी और को लाया। उन्होंने भी यही कहा कि हम उधमपुर को जम्मू से बढ़िया शहर बनाएंगे। लोग उनके झांसे में आ गए, लोगों ने उनको वोट दिया। कारण ये रहा कि कांग्रेस वालों ने झूठ के नाम पे वोट नहीं मांगे और उन्होंने झूठ के नाम पे लोगों को गुमराह किया और लोग उनकी बातों में उनको विधायक बनाया। तो यही कारण है कि कांग्रेस का विधायक यहाँ पे लोगों नहीं दे पाए। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो अभी पिछले इतने सालों से जो हालात बने हैं लोग अब समझ चुके हैं और लोगों ने कहीं ना कहीं मन बनाया है कि इस बार उधमपुर में कांग्रेस का विधायक देंगे। अब जो है डीडीसी इलेक्शन पे मैं आखिरी आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, डीडीसी के इलेक्शन पे आप जनता को क्या मैसेज देंगे, किन प्रत्याशियों को जो है चुनने की आवश्यकता है, और आप आखिरी में क्या मैसेज जो है जनता को देना चाहें? देखिए, मैं तो जनता से यही कहूँगा कि चुनाव जब आते हैं तो जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना अपना मैनिफेस्टो लेके जाएंगे और लोगों को हसीन सपने भी दिखाएंगे। लेकिन मुझे लगता है आज की डेट में वोटर बड़ा समझदार हो चुका है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि क्योंकि मतदान इसका सीधा सीधा है कि मत का दान, सोच समझ के वोट कास्ट करें और ऐसे नुमाइंदों को और ऐसी पार्टी को वोट दें कि जो आपके इलाके की तरक्की व खुशहाली के लिए कार्य करें। अपना वोट किसी जात पात और जाति धर्म में आके वोट कास्ट ना करें। अगर ऐसा हुआ तो आपकी अगले 6 सालों के लिए तरक्की फिर रुकेगी। मैं यही अपील करूंगा कि सोच समझ के अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अच्छे नुमाइंदे और किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वह सोच के वोट कास्ट करें। शुक्रिया सर, जे के टाइम को आपने की। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट के फार्मर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट और जो है सीनियर कांग्रेस लीडर